बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग ए समरूपता के बारे में पढ़े थे। उसको आप लोग गौर से देखेंगे, याद कर लेंगे। अब हम लोग एस समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। उसमें था कि दो त्रिभुज समकोणिक हों तो वे समानुपाती समरूप होते हैं। और यहाँ क्या है, एस में होगा यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये प्रमेय एस ये थोड़ा बड़ा भी होगा और इम्पोर्टेंट भी है, समझने में थोड़ा कठिनाई होगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। आप हिम्मत दिमाग लगाते चलेंगे तो वो आसान हो जाएगा। कहावत है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता। तो आप तो ये तो सवाल है, बहुत ही आसान है, समझाने वाले हम हैं, तो आपको घबराना चाहिए। एक एक पॉइंट को हम डिटेल करेंगे, उस चीज़ को ध्यान से देखें। कुछ बातें पिछले क्लास से भी आती है, वो आपको अनिवार्य रूप से याद होना चाहिए। यहाँ कहता है यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं, ध्यान दें, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं आनुपातिक हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समरूपता की जो त्रिभुज की समरूपता की अवधारणाएं जो है, उसके लिए दोनों चीज का होना अनिवार्य है। दोनों त्रिभुज की संगत कोण समान हो और भुजाएं आनुपातिक होनी चाहिए, दोनों का होना अनिवार्य है। तो यहाँ हम लोगों का क्या कह रहा है, क्या चीज दिया हुआ है कि संगत भुजाएं आनुपातिक है। तो फिर इस समरूपता को प्रूफ करने के लिए, दो त्रिभुज के समरूप होने को प्रूफ करने के लिए हम लोगों को दोनों त्रिभुज के कोण को बराबर करके बताना पड़ेगा, संगत कोण को बराबर करके बताना पड़ेगा। वो इस प्रकार से देखें। तो पहले बनाएंगे त्रिभुज ABC और दूसरा बनाएंगे DEF। और जो यहाँ दिया हुआ और सिद्ध करना, जो आपके पास सिद्धांत होता है, जो दिया हुआ रहता है, उसी से आपको समझना पड़ता है और लिखना पड़ता है। तो यहाँ हो गया, दिमाग लगाएं, दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF, ये दिया हुआ। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। अब इसको समरूप सिद्ध करने के लिए जो समरूपता की कसौटी है, उसमें से एक यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा सोचो, दूसरा क्या बच रहा है, तो संगत कोण समान होने चाहिए। कोण ए डी के बराबर होना चाहिए, कोण बी ई के बराबर होना चाहिए और कोण सी एफ के बराबर होना चाहिए, तब जाके दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे।
उसी को प्रूफ करने के लिए हम लोगों को बनावट देना पड़ेगा इसमें। तो बनावट में यहाँ पे P और इसको हम लोग Q मान लें बनावट। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF, इसको मान लें लेस देन 1। त्रिभुज DEF की भुजा DE और DF पर क्रमशः बिंदु P और Q इस प्रकार लिया कि AB बराबर DP और AC बराबर DQ, PQ को मिलाया। अब इसको हम लोग मिला देंगे तो इसमें कह रहा है कंडीशनल है P और Q बिंदु जो हम लोग दोनों DE और DF भुजा पर जो दो बिंदु का सिलेक्शन करेंगे वो इस कैसा होना चाहिए, तो AB बराबर DP और AC बराबर DQ होना चाहिए। अब हम लोग प्रमाणित करेंगे। उसके लिए ध्यान से देखें प्रमाण। यहां से स्टार्ट, इसका स्टार्टिंग अनिवार्य है। कैसे हम स्टार्ट करें? अगर स्टार्टिंग सही नहीं होगा तो फिर आप नहीं प्रूफ कर पाएंगे। दिया हुआ है कि AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF, ये दिया हुआ है। तो इसी में से हम लोग इसको और इसको बराबर लेकर हम लोग चलेंगे। AB बटे DE बराबर AC बटे DF, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। AB बटे DE बराबर AC बटे DF, स्टार्टिंग हमेशा ध्यान देंगे। अब इस AB और AC को चेंज कर देंगे। DP बटे DE बराबर DQ बटे DF। अब इस बात को इस त्रिभुज में लागू करेंगे या कारण दे देंगे, चूंकि AB बराबर DP और AC बराबर DQ बनावट से, ये गणित है। आप जो भी काम करेंगे उसका कुछ न कुछ रीजन होगा, उसको तो दिखाना ही पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। AB बराबर DP और AC बराबर DQ बनावट से। अब ये जो आया हमारा, इसको इस त्रिभुज में लागू करेंगे। त्रिभुज DEF में DP बटे DE बराबर DQ बटे DF। इस जगह ध्यान दें हेल्स का विलोम क्या करता है।
तो बाद में बताएंगे, पहले यहाँ देखें। तो इससे क्या हो जाएगा कि पी क्यू समांतर ई एफ, थेल्स के विलोम से। थेल्स का विलोम कहता है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह रेखा, जो विभाजित करने वाली रेखा है, वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यहाँ पे क्या कहता है, डी पी बटे डी ई बराबर डी क्यू बटे डी एफ। इसलिए क्या हो गया, पी क्यू समांतर ई एफ। अब ये समांतर हो गया, तो समांतर रेखा 9th क्लास में जो आप पढ़े होंगे, समांतर रेखा से संबंधित बात अगर थोड़ा सा भी याद तो होना ही चाहिए, नहीं याद होगा तो कैसे पढ़ पाएंगे। गणित में हर चीज़ को याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पीछे का पढ़ते जाए और बोलते जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आपको हमेशा उस बात को याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पी क्यू समांतर ई एफ हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि कोण पी और ई, ध्यान दे, वह संगत कोण है। संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे कोण पी, याद आ गया होगा आप लोगों को, कोण पी बराबर कोण ई, और कोण क्यू बराबर कोण एफ। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। कोण पी बराबर कोण ई, संगत कोण है, देखे गौर से, पी क्यू समांतर ई एफ। तो संगत कोण बराबर होता है, तो ये पी और ई संगत हो गया, क्यू और एफ संगत हो गया। अब हम लोग फिर से विचार करेंगे त्रिभुज पी डी पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ में। देखिए क्या निकलता है। त्रिभुज डी पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ में कोण डी बराबर कोण डी। सोचो ये दोनों क्यों बराबर हो गया, तो यह ओघनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज के लिए है। डी पी क्यू और डी ई एफ दोनों के लिए है। तो ये क्या हो गया, कोण डी बराबर कोण डी। क्यों, क्योंकि उभय निष्ठ है। इसके बाद कोण P बराबर कोण E, ध्यान दें ये कहाँ से आ रहा है, और कोण Q बराबर कोण F, ये दोनों कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से। इसलिए ए जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, ए समरूपता से त्रिभुज डी पी क्यू समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसी का उपयोग यहाँ हुआ। अगर ये बात आपको याद नहीं होगी तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पहले जो पिछला हम लोग पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े हैं उसको ध्यान से समझे, पढ़े और इसको यहाँ पे लागू किया गया। तो त्रिभुज डी पी क्यू समरूप त्रिभुज डी ई एफ, इसलिए डी पी बटे डी ई बराबर पी क्यू बटे ई एफ, पी क्यू बटे ई एफ। अब इस डी पी को हम लोग चेंज करेंगे, ए बी बटे डी ई। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ ये कैसे चेंज हो गया, डी पी बटे डी पी को ए बी से कैसे चेंज कर दिए, पी क्यू बटे ई एफ। तो समझ में आ जाएगी बनावट से है वहाँ, क्योंकि
ए बी बराबर डी पी, ये बनावट से, ये बनावट से। अब ए बी बटे डी ई बराबर पी क्यू बटे ई एफ, इसको इक्वेशन हम लोग एक मान लें, लिख। तो यहाँ पे लेकिन क्या कह रहा है, लेकिन ध्यान देंगे, ए बी बटे डी ई बराबर डी सी बटे ई एफ, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसको इक्वेशन हम, इसको समीकरण एक तो यहाँ मान चुके हैं, इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे और इसको फिर समीकरण 3 मानेंगे। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को देखेंगे तो उसका LHS, ये भाग और यह भाग दोनों बराबर दिखाई दे रहा है, तो वो हट जाएगा। तुलना करेंगे तो फिर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, समीकरण 2 और 3 से पी क्यू बटे ई एफ बराबर डी सी बटे ई एफ। अब यहाँ एफ से कट जाएगा तो क्या बचेगा, पी क्यू बराबर डी सी। ये पी क्यू ये इसके बराबर आ गया, पी क्यू बराबर डी सी। अब इस त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में देखें क्या हमारे पास आया, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज टी पी क्यू में ए बी बराबर डी पी बनावट से। देखिए यहाँ पे ए सी बराबर डी क्यू बनावट से, और बी सी बराबर पी क्यू। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग प्रूफ किए हैं बी सी बराबर पी क्यू, इसलिए इन दो सिद्ध किया गया है। इसलिए एस 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी पी क्यू, ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी पी क्यू, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो वह समकोणिक भी होगा। यहाँ लिखेंगे, इसलिए सर्वांगसमता दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने का यह शर्त है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी पी क्यू, वो किस नियम से आया, एस 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 सर्वांगसमता से। तो इस बात को आपको 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। तो वहां पे कहता है यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं तदनुरूपी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये जो फिर आप नहीं समझोगे तो फिर कैसे होगा, इसलिए ये याद रखेंगे, ये सर्वांगसम हो गया। तो जब सर्वांगसम हो गया तो क्या होगा, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण पी और कोण सी बराबर कोण क्यू। ये तीनों कहां से आ गया, सी पी सी टी से। लेकिन
कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F कहाँ से है? समीकरण 1 से देखेंगे, वहां समीकरण 1 में आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। तो फिर क्या होगा, इस P को E से बदल सकते हैं और Q को F से बदल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। इसलिए त्रिभुज, अब ये हम लोग तीनों संगत कोण को बराबर कर दिए। अब इस चीज को दोनों त्रिभुज में लागू कर देंगे तो त्रिभुज A B C और त्रिभुज D E F में कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F, ये कहाँ से आया? तो हम लोग जस्ट ऊपर सिद्ध किया है तो लिख देंगे, सिद्ध किया गया है। और फिर और AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF। ये कहाँ से है? तो ये दिया हुआ है। इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये आपका सिद्ध हो गया। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि जब हम लोग आएंगे तो यहाँ त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ, त्रिभुज DPQ में तो क्या चीज है? AB बराबर DP, BC बराबर PQ। AB बराबर DP कहाँ से आएगा? बनावट से। AC बराबर DQ कहाँ से आ गया? बनावट से। और BC बराबर PQ हम लोग सिद्ध किए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका क्या हो जाएगा? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, तो फिर वो समकोणिक भी हो जाएगा। कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण P, कोण C बराबर कोण Q। सीटी से आ गया। लेकिन यहाँ कोण B बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F समीकरण 1 में हम लोग सिद्ध करके आ चुके हैं। तो फिर क्या होगा? अब हम लोग चेंज कर देंगे, कोण P को किस चीज से बदल देंगे? E से, और कोण Q को किस चीज से बदल देंगे? F से। तो यहाँ है कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। अब इस बात को दोनों त्रिभुज में लागू कर देंगे। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F, ये कहाँ से आया? सिद्ध किए हैं। और AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF, ये दिया हुआ था। यहाँ पे गौर से देखें, दोनों त्रिभुज समकोणिक भी हो गया और दोनों त्रिभुज की भुजाएं आनुपातिक भी हो गया, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप।